हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर हम कई सारी वीडियो बनाने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों हम और भी कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि हम यूजी पीजी नेट सबका सिलेबस बच्चों के लिए हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग सिलेबस तैयार करा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे का सारा जो सिलेबस है स्टैटिक्स से रिलेटेड वो अगर आपको चाहिए तो आप मेरी प्ले स्टोर से मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा नंबर जो ऊपर दिया गया है उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग की। देखिए, जैसे मान लीजिए जो रॉ डाटा होते हैं उनको समझना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि ये जो डेटा होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, जैसे मान लीजिए कच्चे आंकड़ों की तरह, रॉ मटेरियल की तरह, जिनसे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ या आप मुझसे बोलते हो कि आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स आए, तो यहाँ पर मैं आपको जो इकोनॉमिक्स में आए, जो अकाउंट्स में आए, जो बिजनेस स्टडी में आए, जो इंग्लिश में आए, जो हिंदी में आए, वो मुझे अलग अलग आपको बताना पड़ेगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी संख्या है जो पूरी की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू अ सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ स्टैटिकल सीरीज। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इंडिया में लोगों के बालों का रंग ब्लैक है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया में सभी लोगों के बालों का रंग ब्लैक है? नहीं, ये तो हमने स्टैटिकल मेजर्स यानी कि यही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, हमने बताने की कोशिश की है कि भारत में लोगों का कलर ब्लैक है। जैसे इंडिया एक गरीब देश है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि भारत में सबसे गरीब लोग ही रहते हैं। भारत में भी बहुत अमीर लोग रहते हैं, जो विश्व के कई सारे रिच लोग इंडिया में रहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक ऐसी वैल्यू है या ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी सीरीज की रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन दी हुई है दैट सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू ए सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ स्टैटिकल सीरीज। अब आप किसी भी सीरीज की रख लीजिए, जैसे मान लीजिए भारत में जो एवरेज एज है वो भी हम बता सकते हैं कि एवरेज एज जो है भारत में 32 साल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत एक यंग देश है, ठीक है। तो ये सारे के सारा स्टैटिकल मेथड के द्वारा ही हम यूज करते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत जगह पर बहुत बार स्टैटिकल जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका यूज कर रहे होते हैं, बस हमें आइडिया नहीं लगता। तो यहाँ पर बच्चों हम इसके कुछ आप कह सकते हो कि कुछ आप सिंपल शब्दों में कुछ पर्पज है, कुछ फंक्शंस हैं एवरेज के, वो हम बताएंगे। ये एवरेज ही है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज। तो देखिए सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कई बार आपके जो डेटा होते हैं वो इतने ज़्यादा फैले हुए होते हैं कि उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो जो एवरेज है, जो स्टैटिकल जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो आपके इतने सारे जो फैले हुए डाटा हैं उनको सिंपल और सिमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस में आपको प्रेजेंट करती है। यानी कि सबसे पहला काम इसका ये है कि जो आपके डेटा है जो फैले हुए हैं उनको इजी रूप में प्रेजेंट करना, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके। इसके अलावा बच्चों देखिए, कंपैरिजन अगर आपको करना है तो स्टैटिकल मेथड में एवरेज का हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, हम कहते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो मान लीजिए 20,000 है, इंग्लैंड की या अमेरिका की 40,000 है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। तो ये जो कंपैरिजन हुआ, या आप राज्य का राज्य से कंपेयर कर सकते हो, व्यक्ति का व्यक्ति से कंपेयर कर सकते हो, हर जगह आप कंपैरिजन करते हो, आप मार्क्स का कंपैरिजन करते हो। तो ये सबका जो बेस है वो एवरेज ही है। तो एवरेज के बेस पर हम कंपैरिजन करते हैं। इसके अलावा बच्चों फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ती है जो देश के विकास के साथ साथ देश की आवश्यकता के लिए भी जरूरी होती है। तो इन सब पॉलिसी, जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना चल रहा है, या मान लीजिए बेरोजगारी की दर के अलावा निर्धनता कितनी है। तो ये सब डेटा जो है वो एवरेज के माध्यम से ही पता चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया में पर कैपिटा इनकम है तभी कम है, तभी तो क्या मान लीजिए 20,000 है, 22,000 है, तो अभी तो इंडिया जो गवर्नमेंट जो है वो सोचेगी कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ाई जाए। तो ये जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें वो आप कह सकते हो एवरेज का बहुत ही जरूरी महत्व है। इसके अलावा बच्चों स्टैटिकल एनालिसिस प्रेजेंट करता है। देखिए अगर आप एवरेज की बात करो तो एवरेज जो है वो एक तरीके का स्टैटिकल मेथड है, स्टैटिकल एनालिसिस है, जो किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को समझने में
आसानी से प्रेजेंट कर देता है। और वन वैल्यू फॉर ऑल यानी कि पूरी की पूरी सीरीज को ये प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी सीरीज को एक वैल्यू में प्रेजेंट कर देता है। इसके यूज करने के बाद आपको पूरी सीरीज बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई बोलता है कि इंडिया में आपके पास में, जैसे मान लीजिए बैंक जो है वो एवरेज अमाउंट देखती है कितना पैसा आप रखते हो अकाउंट में, तो हर जगह एवरेज का यूज होता है, बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे 50 है मार्क्स आए, एवरेज 50 मार्क्स का एवरेज है मेरा, या आप देखिए जैसे अब कई जगह तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, तो कई बार बोलते हैं कि आपका 4.5 है, ठीक है, तो इसका मतलब आप एवरेज ही तो बता रहे हो, वन वैल्यू फॉर ऑल। अब बच्चों अगर हम बात करें एक अच्छा एवरेज जो है उसके अंदर क्या क्या मेरिट्स होने चाहिए, तो देखिए एवरेज क्या होता है, जैसे एवरेज जो है उसके अंदर कई सारे मेरिट होने चाहिए। कई एवरेज जो मेरिट्स है वो मीन पूरा करता है, कई जगह मीडियन अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं, सबसे पहले क्लियर और स्टेबल होना चाहिए बाय डेफिनेशन। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें मीडियन की या मोड की, तो वो स्टेबल नहीं है, लेकिन मीन जो है वो स्टेबल है। उसमें उसको वो मतलब अगर आप संख्याओं की पोजीशन भी चेंज कर दोगे तो भी मीन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो मीन होता है वो क्लियर और स्टेबल होता है। तो यहाँ पर कह रहा मीन की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक अच्छा एवरेज वो होता है जिसमें वो क्लियर हो और स्टेबल हो, उसकी डेफिनेशन। अगला रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि एक ऐसा अच्छा एवरेज वो अच्छा होता है जो पूरी की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो भी वैल्यू होती है सीरीज की, वो पूरी जो एवरेज होता है वो पूरी की पूरी सीरीज को ही या पूरी के पूरे आप कह सकते हो सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा बच्चों सिंपल होना चाहिए। देखिए किसी भी एवरेज में सिंपलिसिटी का गुण होना जरूरी है, ताकि उसे इजीली फाइंड आउट किया जा सके, इजीली उसको समझा जा सके। इसके अलावा बच्चों उसकी वैल्यू जो है वो सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वो है मतलब एवरेज है वो बाहरी किसी कारण पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। देखिए आप उसे प्रेजेंट परसेंटेज में दिखाते हो, रेशियो में दिखाते हो, ये तो ओके, लेकिन अच्छा एवरेज वो होता है जो एब्सोल्यूट नंबर्स में प्रेजेंट किया जा सके। जैसे 4.5 है, तो ये 4.5 ये एब्सोल्यूट नंबर है, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर में आपको इस लेंथ में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब नंबर है, आप एब्सोल्यूट नंबर आप मान लीजिए 10 बोल रहे, चलो 10 है, 12 है, 15 है, तो ये इस तरीके के एब्सोल्यूट नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि लीस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन दी सैंपल, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सैंपल में चेंज भी हो जाता है तो उसका असर जो है वो हमारे एवरेज पे या मीडियन पे, सॉरी एवरेज पे या सेंट्रल टेंडेंसी पे कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये भी जरूरी है कि जो भी सेंट्रल टेंडेंसी हो अच्छी, उसका आप एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट कर सको। जैसे मीन का आप कर लेते हो, मीडियन और मोड का आप नहीं कर पाते, तो एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है एक अच्छे एवरेज बनने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कौन कौन से एवरेज होते हैं। स्टैटिकल एवरेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे एवरेज हैं जो मैथमेटिकल एवरेज कहलाते हैं, यानी कि वो कैलकुलेशन के बेस पर निकाले जाते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो पोजिशनल एवरेज होते हैं, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिकल मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स है, ये मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है। ये तीनों के बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो, अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये वाला नहीं करना है, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा, हम तो आप बच्चों को सब कुछ कराएंगे। तो अगर आपके कोर्स में होगा तो हम आपकी प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, और कोर्स में नहीं होगा तो उसको नहीं जोड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा बच्चों अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अलावा जो पोजिशनल एवरेज होता है वो मीडियन, मोड और पोजिशनल वैल्यू है, जैसे डेसिमल है या परसेंटाइल है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, इसी पूरे का पूरा कोर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अर्थमेटिकल मीन होता है, जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, इसको जोड़ा और 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल मीन। अगली वीडियो में बच्चों हम आपको अर्थमेटिकल मीन ही समझाएंगे किस तरीके से होता है। अर्थमेटिकल मीन 2 तरीके का होता है, सिंपल एवरेज जिसमें सभी मदों को समान इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और वेटेड एवरेज। अर्थमेटिकल मीन में क्या होता है कि हर आइटम का जो वेट है, यानी कि उसके जो उसका इंपॉर्टेंस है, उसके बेस पर उसको वेट दिया जाता है, और उसके वेट के बेस पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी में आलू का और प्याज का दोनों का बराबर बराबर वेट तो होता नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब यहाँ पे वेट का वजन से नहीं है, मेरा मतलब है यूज का, महत्व का। तो आलू का जो प्राइस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू ओनियन के प्राइस से। तो उस तरीके से अगर हम निकालते हैं तो वो वेटेज एवरेज हो जाता है, और सभी को अगर इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो सिंपल एवरेज कहलाता है। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। अगली वीडियो से हम आपको न्यूमेरिकल शुरू कराएंगे जो अर्थमेटिकल मीन्स के होंगे, और साथ ही साथ हम आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आगे बताते रहेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो बच्चों अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें।
वहाँ पे आपको जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ओपन सोर्स के रूप में हमने सारे नोट्स रखे हुए हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।